Hello students, welcome to my live class. Today I am going to start the elementary operation और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी किसी भी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अब हम लोग अगले टॉपिक जो है इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। मतलब कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कोई भी वर्ग आव्यूह जिसका प्रतिलोम परिभाषित हो रहा है उसका हम प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमको उस आव्यूह पर क्या क्या प्रारंभिक संक्रिया हम कर सकते हैं, क्या रूपांतरण कर सकते हैं, उसको हम लोग पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी विधि का प्रयोग करके हम लोग जो है इन्वर्स यानी प्रतिलोम निकालेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण। अब आपको बता दें कि किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम, ध्यान से समझिए, हर पॉइंट को आप ध्यान समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जब तक वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज़, प्रारंभिक संक्रिया। प्रारंभिक संक्रिया कितने टाइप्स की होती हैं और इसको यूज कैसे करते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे कि प्रारंभिक संक्रिया कौन कौन हो सकती हैं। ठीक है। तो ध्यान समझिए, किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग प्रारंभिक संक्रिया यूज करेंगे। ठीक है। उस आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया विधि जो है लगाएंगे। अब ये विधि कौन कौन सी होती हैं और इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझिए, किसी भी किसी भी आव्यूह पर जो संक्रिया होती है वो टोटल जो है आपको 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ध्यान से समझिए यहाँ से अब कि किसी भी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जा सकते हैं। यानी आपको बता दें कि किसी भी आव्यूह पे जो रूपांतरण होगा वो 6 टाइप्स का होगा। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इन्वर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे कि किसी भी आव्यूह पर जो संक्रिया होगी 6 तरह की, उसमें 3 जो होगा वो, यहाँ देखिए, 3 जो होगा वो पंक्ति द्वारा होगा और 3 जो होगा वो स्तंभ द्वारा होगा। इसका मतलब कि जो भी हम आव्यूह पर संक्रिया करेंगे वो टोटल कितने टाइप्स के होंगे? 6 टाइप्स के होंगे, जिसमें से 3 पंक्तियों द्वारा संक्रिया होगी और 3 जो है स्तंभों द्वारा संक्रिया होगी। इसका मतलब कि हमको क्लियर हो गया कि किसी भी आव्यूह पर संक्रियाएं कितने प्रकार से की जा सकती हैं? 6 प्रकार से, जिसमें 3 संक्रियाएं जो है पंक्ति के द्वारा की जा सकती हैं और 3 संक्रियाएं जो है स्तंभ के द्वारा की जा सकती है। इन्हीं 3 और 3 यानी 6 संक्रियाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक संक्रियाएं, या तो इसी को क्या बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में? रूपांतरण। सॉरी, दूसरा जो है नाम इसका क्या है? रूपांतरण। तो किसी भी आव्यूह पर संक्रिया 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें 3 पंक्तियों के द्वारा होता है और 3 जो है स्तंभों के द्वारा होता है। और इन्हीं संक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारंभिक संक्रिया या तो रूपांतरण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 3 स्तंभ से और 3 जो है पंक्ति से। अब एक चीज़ और आपको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आपको कोई भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम निकालना है और प्रतिलोम निकालने के लिए अगर आप पंक्ति आव्यूह यानी पंक्ति संक्रिया, ध्यान समझिए, पंक्ति संक्रिया अगर यूज करते हैं तो आप टोटल स्टार्टिंग से लेके यानी प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक जो है आप जो है प्रारंभिक संक्रिया मतलब पंक्ति आव्यूह का ही प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे। अगर आप स्तंभ संक्रिया से बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आप जो है स्तंभ संक्रिया ही लगाएंगे। इसका मतलब कि अगर आप किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम निकाल रहे हैं और अगर आपने स्टार्ट कर दिया कि हम जो है चाह रहे हैं कि यहाँ पे पंक्ति की सहायता से निकालें, तो टोटल में पंक्ति लगाना पड़ेगा। अगर स्तंभ की सहायता से निकालिएगा तो टोटल में स्तंभ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी पंक्ति से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो हमेशा पंक्ति से ही आप बनाएंगे, स्तंभ से स्टार्ट करेंगे तो स्तंभ से बनाएंगे। कभी पंक्ति
और बीच में स्तंभ नहीं लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से करेंगे। चलिए अब हम लोग को 3 पंक्ति और 3 स्तंभ जो संक्रिया दी हुई है उसको हम लोग बारी बारी से स्टडी करते हैं। आपको दो दो करके बताते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से 3 पंक्ति संक्रिया होगी सेम उसी तरह से 3 स्तंभ संक्रिया ही होगी। आपको पीछे बता भी दिए कि संक्रिया अगर पंक्ति लगाएंगे तो सब में टोटल पंक्ति यूज होगा, और स्तंभ संक्रिया से बनाना चाहेंगे तो टोटल में स्तंभ लगाएंगे। तो चलिए संक्रिया का पहला नियम क्या है, ध्यान समझिए। कहता है कि किसी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय। इसका मतलब कि इसमें पहली प्रारंभिक संक्रिया क्या है कि किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय। इसका मतलब कि अगर हमको किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम निकालना हो तो हम लोग दो पंक्ति, देखिए दो पंक्ति या तो दो स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं। फिर से सुनिए, अगर किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के दौरान हमको जरूरत पड़ गया कि दो पंक्ति और दो स्तंभ को आपस में बदलने का जरूरत पड़ गया तो हम आपस में बदल सकते हैं। इसका मतलब पहला नियम कहता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। क्लियर। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं। ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे एक पहला लिखा हुआ है, अगर आयमी तथा जेमी पंक्तियों के विनिमय को अगर आयमी पंक्ति है, पंक्ति कौन सी है, आयमी है, और जेमी पंक्ति है तो उसको अगर आपस में बदला जाए, इसका मतलब कि आयमी पंक्ति को जे स्थान पे और जेमी पंक्ति को आई स्थान पे लिखना होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, आर आई दोनों साइड में एरो, देखिए इस तरह से आर आई दोनों साइड में एरो आर जे, इस तरह से। इसका मतलब कि आर आई जो है आर जे के स्थान पर, इसका मतलब कि आयवी जो पंक्ति है वो जेमी पंक्ति पर और जेमी पंक्ति जो है आयवी पंक्ति पर जो है लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कॉलम में यानी स्तंभ में भी लिख सकते हैं। देखिए आयवें स्तंभ को अगर जेमे स्तंभ पर और जेमे को आयवें पे लिखना होगा तो लिखेंगे सी आई दोनों साइड में एरो होगा सी जे। इसका मतलब कि सी आई मतलब आयवी स्तंभ को जेमी स्तंभ पे लिख रहे हैं और जेमी को जो है आयवी पे लिख रहे हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा कि पहला नियम कहता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए पहला एग्जाम्पल, ए एक आव्यूह दिया है जिसका अवयव है 1 2 3 सॉरी 1 2 1, दूसरा है -1 √3 और 1, उसके बाद 5 6 7। अब इस पे देखिए, इस पे अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर R1 और R2 को आपस में बदलिए, तो देखिए R1 और R2 को अगर आपस में बदलिएगा तो R1 एरो R2 का मतलब इसको लिखने का भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर कोई कह दिया कि ये आव्यूह आपको दिया हुआ है और इसमें R1 R2 इंटरचेंज कीजिए, मतलब आपस में बदलिए, इसका मतलब कि R1 को R2 के जगह पे और R2 को R1 के जगह पे। तो कैसे लिखिएगा, देखिए R1 को किसके जगह पे चेंज करना है, R2 के, तो एरो ऐसे बना दीजिए R2, देखिए यानी R1 R2 के जगह पे होगा, ठीक है। अब R2 को R1 के जगह पे करना है तो इधर का एरो इधर बना दीजिए, मतलब दोनों ओर हो गया। इसका मतलब कि R1 R2 के स्थान पे होगा और R2 जो है R1 के स्थान पे होगा। अब इसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। देखिए तो अगर ये आव्यूह हो गया और इसमें हमको R1 R2 आपस में बदलना है तो इसका मतलब कि सबसे पहले याद रखिए कि अगर R1 को R2 के जगह पे बदलना है और R2 को R1 के जगह पे, तो R1 R2 ही आपस में बदलेगा, R3 से कोई मतलब नहीं है। तो R3 जो है उसको पहले वैसे ही लिख लेते हैं। तो बोलिए R3 में ये वाला है, R3 में 5 6 और 7 है, तो 5 6 7 इसको लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको लिख लिए तो R3 लिख लिया। अब हमको R1 R2 आपस में बदलना है तो R1 में देखिए क्या है, R1 में 1 2 -1, तो इसको कहाँ लिखेंगे, R2 में। तो देखिए R2 में लिखा गया है, R2 में ये होता है R1, ये होगा R2, ये होगा आपका R3, ठीक है। तो R3 वैसे ही हो गया, तो R1 के जगह पे R2 को लिख दिए, देखिए इंटरचेंज हो गया, इसे दिख रहा है आपको। R2 को R1 के जगह पे लिख दिया, R1 को R2 के जगह पे लिख दिए। क्लियर। तो इसका मतलब कि R1 और R2 आपस में इंटरचेंज करने पर हमारे पास जो आव्यूह बनेगा नया, वो क्या बनेगा, देखिए -1, ये वाला जो होगा R2 है R1 के जगह पे हो गया -1 √3 और 1, और जो है R1 है वो R2 के जगह पे 1 2 1, उसके बाद 5 6 और 7, ये हो गया आपका इंटरचेंज करने के बाद। क्लियर हो गया।
तो ए अगर मैट्रिक्स है और उसको R1 R2 आपस में बदलना है तो R1 और R2 का स्थान बदल देंगे आपस में और R3 वैसे ही रहेगा। अब दिमाग में किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ए को हम लोग R1 R2 में आपस में बदल दिए और बदलने के बाद जो यह अवयव आया क्या ये इसके बराबर है क्या? तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि दो अवयव तभी बराबर होते हैं, यानी A इक्वल टू बी तभी होता है जब ए के सभी मतलब कि ए और बी की कोटि समान होनी चाहिए और इसका संगत अवयव आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसकी कोटि तो समान है, 3/3 की है, लेकिन संगत अवयव बराबर है क्या? 1 - 1 हो गया, बराबर नहीं है। 2√3 हो गया, 1 1 ये तो है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। और बहुत सारा है जो बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ए और बी की कोटि तो सेम है, लेकिन इसका संगत अवयव बराबर नहीं है। तो अगर संगत अवयव बराबर नहीं है इसका मतलब कि ए जो ये अवयव होगा और ये जो अवयव होगा बदलने के बाद ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसी इसी को हम लोग कॉलम से भी देख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये तो हो गया पंक्ति ऑपरेशन, ठीक है, R1 को R2 के जगह पे। अगर इसी क्वेश्चन को कोई कहेगा कि C2 और C3 सर बदलिए, C2 C3 को आपस में इंटरचेंज कैसे किया जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन पे C2 और C3 को अगर आपस में बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, C2 को किसके जगह पे बदलना है, C3 के, तो C3 लिख देंगे ऐसे, और C3 को C2, तो इधर भी एरो मतलब एरो दोनों साइड में होगा। अब बदलने के बाद जो अवयव होगा देखिए उसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। अब हमको क्या करना है कि C2 को C3 के जगह पे और C3 को C2 के जगह पे इंटरचेंज करना है। तो C1 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो C1 को ऐसे लिख देंगे, क्या होगा 1 -1 उसके बाद 5 हो गया। अब C2 को C3 के जगह पे, तो ये वाला इसके जगह पे आ जाएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया। अब देखिए ये C2 जो है, C2 वो C3 की जगह पे होगा, तो 2√3 उसके बाद 6 ये हो जाएगा। इसका मतलब कि C2 और C3 को आपस में बदलेंगे हम लोग, तो ये आपको जो है अवयव मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया कि पहली प्रारंभिक संक्रिया क्या है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है। क्लियर हो गया। चलिए रूल्स नंबर 2, दूसरा नियम ध्यान से समझेंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा करना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव को एक शून्येतर संख्या से गुणा किया जा सकता है। गुणा या तो भाग किया जा सकता है, दोनों आपको बता देते हैं। गुणा कर सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई अवयव है, कोई एक अवयव दिया हुआ है, ठीक है, तो उस अवयव के किसी भी पंक्ति में R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी भी पंक्ति के सभी अवयव में, ठीक है, किसी भी पंक्ति के अवयव में कोई भी कांस्टेंट का मतलब जीरो को छोड़ करके, याद रखिएगा शून्यतर मतलब शून्य को छोड़ करके, तो जीरो को छोड़ करके किसी भी संख्या से गुणा या तो भाग किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो फिर समझिए दूसरा नियम क्या है कि किसी भी अवयव के पंक्ति या स्तंभ में के अवयव में, किसी अवयव के पंक्ति या स्तंभ के अवयव में कोई भी कांस्टेंट से गुणा किया जा सकता है या भाग किया जा सकता है शून्य को छोड़ करके। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका आपको बताते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अवयव है। देखिए एक एग्जांपल हम अपने से देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवयव है ये, ठीक है, 2 1 3 4 1 5 1 2 1 हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, ये ए अवयव हो गया। अगर ए अवयव हमको मालूम है तो पहला रूल्स क्या कहता है कि किसी भी अवयव के पंक्ति या स्तंभ में किसी भी अदिश का गुणा या तो कोई भी शून्येतर संख्या का गुणा कर सकते हैं, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए इसमें। तो कोई भी संख्या का मान लीजिए किसी पंक्ति में गुणा करना है, तो कोई स्टूडेंट मान लीजिए कह दिया कि सर हमको R1 में 5 का गुणा करना है। तो R1 में अगर 5 का गुणा करना है तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे R1 एरो दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, R1 में, ठीक है। तो R1 एरो, R1 में कितने का गुणा करना है, 5 का, तो लिखेंगे 5 R1। इसका मतलब
कि R1 में हमको 5 का गुणा करके किस में लिखना है, R1 में। तो अगर R1 में आपको 5 का गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। तो 5 का जैसे मल्टीप्लाई किया, R1 का मतलब ये है, तो R2 R3 से कोई मतलब नहीं है, तो R2 R3 लिख लेते हैं। 4 1 5 हो गया। उसके बाद 1 2 1 ये हो गया। अब देखिए R1 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का करेंगे तो 5 2 या 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5 होगा, और 5 3 जा कितना होगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब कि R1 एरो 5 R1 करने पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा, आव्यूह आएगा, वो 10 5 15 4 1 5 1 2 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको R1 में 5 का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब कि रूल्स नंबर 2 यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया कि किसी भी आव्यूह के एक पंक्ति या स्तंभ में हम लोग किसी भी अदिश का गुणा कर सकते हैं, यानी शून्येतर संख्या का, शून्य को छोड़ करके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह है, जैसे 2 3 5 7, चलिए छोटा ही लेते हैं। ए आव्यूह, ए मैट्रिक्स हो गया। अगर कोई कहे कि हमको C2 में 5 का गुणा करना है या C2 में -2 का करना है, तो C2 कैसे लिखेंगे इसको, C2 एरो -5 C2। इसका मतलब क्या कि अगर हमको C2 में -5 का गुणा करना होगा, तो C2 ये है, इसमें हम -5 का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, C2 एरो -5 C2। इसका मतलब कि C2 में 5 का गुणा करके, -5 का गुणा करके किस में लिखना है, C2 में। तो आपको मेन लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो लिखने का तरीका ये है आपका। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो C2 में किसका गुणा करना है, -5 का। तो C2 हमारा ये है, तो C1 से कोई मतलब नहीं है, तो C1 ये वाला उतार देते हैं ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 5। अब C2 में -5 का गुणा करना है, तो -5 का इसमें करेंगे तो कितना होगा, -15। उसके बाद 7 का करेंगे -5 में, तो -35, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि C2 में -5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आव्यूह मिलेगा। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा रूल्स नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में एक शून्येतर संख्या से गुणा या तो भाग किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो नियम नंबर 1 क्या था कि दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदला जा सकता है। दूसरा नियम हो गया कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में कोई भी संख्या का आप गुणा या भाग कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ भी है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेंगे, ये आधा दिया हुआ है इसमें। तो आपको जो एग्जाम्पल हम बताए हैं उसको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे आप। अब देखिए रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 क्या है, ध्यान समझिए कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में, किसी पंक्ति तथा स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य संख्या या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या तो घटा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए रूल्स नंबर 3 क्या है। रूल्स नंबर 3 कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई आव्यूह है तो किसी भी आव्यूह के एक पंक्ति का किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में कांस्टेंट का यानी अचर संख्या का गुणा करके हम लोग उसको जोड़ सकते हैं या तो घटा भी सकते हैं। इसमें केवल जोड़ना दिया, आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब रूल्स ऐसे समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई वर्ग आव्यूह है तो उस वर्ग आव्यूह के किसी एक पंक्ति में किसी कांस्टेंट का गुणा करके, जैसे मान लीजिए 5 का गुणा करिए, कांस्टेंट का गुणा करके उसको किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ा जा सकता है या तो घटाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ध्यान समझिए। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है इसको शॉर्ट में कि आयवी पंक्ति के अवयवों में जेवी पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा करके जोड़ने को हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे। इसका मतलब ये हुआ कि आर आई मतलब कि आयवी पंक्ति के अवयवों में जेवी पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा करके और उसको हम लोग जोड़ रहे हैं, और लिख किस में रहे हैं, आर आई में।
इसका मतलब कि हम लोग को आर आई एरो आर आई प्लस के आर जे लिखने का मतलब कि आर जे में मतलब कि जेवीं पंक्ति में के का गुणा करके आईवीं पंक्ति में जोड़ दिया गया और इसको लिखा किस में गया है, आईवीं पंक्ति में। उसी तरह से जो है कॉलम में अगर लिखेंगे तो कॉलम में ऐसे दिखा लेंगे। ठीक है, अब इसको आपको जो है एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताते हैं। चलिए ये तो एक एग्जाम्पल है ही है। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, हम लोग एक नया एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए कोई अवयव है, ध्यान से समझिएगा। इसका अवयव है 2 3 4 1, ये हो गया। अब नियम नंबर 3 में जो दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि किसी भी अवयव के एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अचर से गुणा करके और उसको किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में संगत स्तंभ में या पंक्ति में जोड़ा या तो घटाया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई कहता है कि हमको पहली पंक्ति में 3 का गुणा करके और दूसरी पंक्ति में जोड़ना है और लिखना हमको पहली पंक्ति में है, तो उसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन पहले समझेंगे कि ए अवयव दिया है, हमको कोई कह रहा है कि अगर पहली पंक्ति में 3 का गुणा करके उसको दूसरी पंक्ति में जोड़ना है और लिखना उसको पहली पंक्ति में है, तो पहली पंक्ति में जिसमें लिखना होगा उसको पहले आगे लिखते हैं। तो R1 हो गया, पहला में लिखना है R1 एरो। अब देखिए R1 में पहली पंक्ति में किसका गुणा करना है, 3 का, तो लिखेंगे 3R1 हो गया। अब फिर इसको किस में जोड़ना है, दूसरा में, तो इसको लिखेंगे R2। आई बात समझ में? इसका मतलब कि R1 में 3 का गुणा करके किस में हम लोग जोड़ रहे हैं, R2 में। ठीक है, और उसको लिख किस में रहे हैं, R1 में। अब देखिए इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। बोलिए ऑपरेशन किस में हो रहा है, R1 में, तो हमको R2 से कोई मतलब नहीं है, तो R2 को जस्ट का तस हम लोग लिख देते हैं। तो R2 में 4 और 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझिए, R1 में हमको 3 का मल्टीप्लाई करके R2 में जोड़ना है, तो R1 में 3 का करेंगे, तो देखिए इसमें 3 का करेंगे, 3 गुना के 6, 6 और 4 कितना होगा, 10। देखिए इसमें R1 में 3 का गुणा, तो 3 में 2 का करेंगे तो 6 और R2 में 4 है, तो 6 और 4 कितना, 10, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब फिर दूसरे में 3 का करना है, 3 में 3 3 का 9 और 9 और 1 कितना, 10, ये 10 हो गया। इसका मतलब कि R1 एरो 3R1 प्लस R2 करने पर कितना आएगा, 10 10 4 और 1। ये आप कॉपी में नोट करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए इसी का एक और हम लोग कर लेते हैं इसी पे। तो ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, यही सेम का कॉलम्स से भी हो सकता है। तो अगर कॉलम से हम लोग करेंगे तो कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कॉलम से हम करके आपको दिखाते हैं। ए का व्यू है जिसका अवयव 2 3 4 5 हो गया। अगर मान लीजिए कि C2 में एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है, ठीक है, और C1 में जोड़ना है, C1 प्लस 3C2 करना है, C1 प्लस 3C2। इसका मतलब कि C2 में 3 का गुणा करके किस में जोड़ना है, C1 में, और लिखना किस में है, C2 में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए, अलग अलग तरीके से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 ऑपरेशन इसमें हो गया, तीसरा वाला में 2 हो गए, एक रो और एक कॉलम, दो 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 को लेकर के हम आपको बता रहे हैं बारी बारी से। तो C2 एरो C1 प्लस 3C2 का मतलब ये हुआ कि C2 में 3 का गुणा करके किस में जोड़ना है, C1 में, और उसको जोड़ने के बाद लिखना किस में है, C2 में। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो ऑपरेशन अगर C2 में होगा इसका मतलब कि C1 से कोई मतलब नहीं है, तो C1 हम लोग उतार देते हैं, 2 4, इसके मान में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे C2 करने के लिए पहले C1 कौन है, C1 है आपका 2, यही C1 है, तो इसमें है 2 2 हो गया, तो 2 प्लस, अब देखिए C2 में 3 का गुणा, तो C2 में 3 का, तो 3 का इसमें होगा, तो 3 3 का 9, तो 9 हो गया, तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11, तो 11 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आता है फिर दूसरा ऑपरेशन हम लोग करेंगे कि C1 इसके लिए ना, तो C1 के लिए C1 जो है क्या है इसमें 4, तो 4 लिख लेंगे, फिर प्लस C2 में 3 का गुणा, तो 3 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15, 5 3 15 होगा, तो 15 और 4 कितना होगा, 19, इसका मतलब ये 19 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसका मतलब कि हमारे पास जो अवयव आएगा वह 2, उसका अवयव होगा 2 11 4 और 19। तो इस तरह से हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ, ध्यान समझिए, किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में
किसी अचर का गुणा करके, जीरो को छोड़ करके, शून्येतर अचर, ठीक है, किसी अचर का गुणा करके उसको किसी दूसरे संगत पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा या तो घटाया जा सकता है। तो नियम नंबर 3 हो गया। अब ध्यान समझिए, दो नियम इसमें हो गया आपका, एक पंक्ति द्वारा और एक स्तंभ द्वारा। वैसा ही जो है दो नियम आपको इसमें था, ठीक है, एक पंक्ति और एक स्तंभ से। उसी तरह से दो नियम आपको यहाँ था, एक पंक्ति और एक स्तंभ से। इसका मतलब टोटल कितनी संक्रियाएं हो गई? 6। अब देखिए, इसमें दो हो गया, एक पंक्ति एक स्तंभ से, इसमें दो हो गया पंक्ति स्तंभ से, और नीचे वाले तीसरे वाले में भी दो हो गया पंक्ति और स्तंभ से, ठीक है। तो इसका मतलब कि टोटल हमारे पास कितनी संक्रिया हो गई? 6। तो एक बार और आपको इसको जो है रिकॉल कर देते हैं, ध्यान समझिए, एक ही बार आपको यहाँ पे समझा देते हैं एक एक करके। तो याद रखिएगा, टोटल जो है प्रारंभिक संक्रिया में जो है कितने प्रकार की होती हैं संक्रियाएं? 6, जिसमें 3 पंक्ति द्वारा और 3 स्तंभ द्वारा। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि किसी भी दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बदल सकते हैं। इसका मतलब कि देखिए, यहाँ पे एक साइड में पंक्ति स्तंभ आपको दिखाते हैं, ये मतलब कि R1 है को R2 के जगह पे और R2 को R1 के जगह पे, ये किसी में भी कर सकते हैं। उसी तरह से C1 को C2 के जगह पे और C2 को C1 के जगह पे। पहला नियम हो गया। पहला नियम कहता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अदिश का गुणा या तो भाग कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए R1 में 3 का गुणा करना है, R1 में लिखना है, तो लिखेंगे R1 एरो 3R1। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, C1 एरो 3C2 C1, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम हो गया क्या? ये तीसरा नियम हो गया कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी संख्या का गुणा करके उसको दूसरे संगत पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में जोड़ा या तो घटाया जा सकता है। इसका मतलब कि R1 एरो R1 प्लस 2R2 ऐसे मान लीजिए है, ठीक है। तो इसका मतलब कि R2 में 2 का गुणा करके R1 में जोड़ना है, या तो घटा भी सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, या तो कॉलम में करना होगा तो C1 एरो C1 माइनस 2C2 ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आपको 3 रो और 3 जो है कॉलम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, और इसी ऑपरेशन को यूज करके किसी भी अवयव का जो है इन्वर्स निकालेंगे। तो ये आप 6 ऑपरेशन याद रखेंगे। एक बार और आपको रिकॉल करा दें कि जब भी आप पंक्ति संक्रिया से बनाएंगे तो पंक्ति संक्रिया शुरू से लेके लास्ट तक लगाएंगे। अगर स्तंभ संक्रिया से बनाएंगे स्तंभ संक्रिया ही लगाएंगे, ठीक है, बीच में पंक्ति स्तंभ दोनों साथ नहीं लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका 6 नियम। इसी 6 नियम पे हम लोग जो है अब किसी भी वर्ग अवयव जिसका इन्वर्स परिभाषित होगा उसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये आप 6 नियम याद रखेंगे, और इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला जो है हम लोग इन्वर्स निकालने का तरीका पढ़ेंगे।